हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 30 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अर्बन हीट आइलैंड। यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज experienced when certain pockets within a city experience a higher heat load than neighboring areas on the same day. And second, cities having dark colored material structures attract and absorb higher heat content. तो यहाँ पर अर्बन हीट से संबंधित कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो अ न्यू स्टडी बाय Delhi based think tank Center for Science and Environment has revealed a dangerous trend in India's biggest cities. Heat waves are becoming deadlier due to a combination of rising temperatures, increasing humidity, and urban expansion. So the research has also uncovered a worrying phenomena. Cities are not cooling down at night as much as they did during 2001 to 2010. So these are not the typical islands around water bodies, but urban heat islands that record higher day temperature than other localities. The temperature variation can range between 3 to 5 degrees Celsius, and the variations are mainly due to heat remaining trapped within locations that often resemble concrete jungles. तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज हैव रिलेटिवली larger green cover in the form of plantations, farmlands, forest, and trees. So, as compared to urban space. So, this green cover plays a major role in regulating heat in its surrounding. इसके साथ ही अगर हम सिटीज की बात करें तो सिटीज यूजुअली हैव बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास, ब्रिक्स, सीमेंट एंड कंक्रीट, एंड ऑल ऑफ विच आर डार्क कलर्ड मटेरियल, मीनिंग दे अट्रैक्ट एंड एब्जॉर्ब हायर हीट कंटेंट, जिसकी वजह से ये समस्या देखी जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, Mizoram was in the news due to landslides. Which of the following mountain range is primarily located in the state? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मिजोरम भूस्खलन के कारण खबरों में रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मिजोरम में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं लुसाई हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स या फिर अरावली हिल्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो वहां पर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो है लुसाई, आप यहाँ देख सकते हैं। सो मिजोरम इज द वर्स्ट अफेक्टेड विद 27 डेथ्स इन 4 incidents of landslides. More than 30 are feared dead, says officials. सो लुसाई हिल्स की बात करें तो इसको मिजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड दे आर द डोमिनेंट माउंटेन रेंज इन मिजोरम. They are part of the Patkai range and contribute significantly to the state's topography and climate. And they are characterized by steep slopes and deep valleys influencing local climate and biodiversity. इसके साथ ही खासी हिल्स की बात करें तो वो मेघालय में पाई जाती है, जयंतिया हिल्स वो भी मेघालय में पाई जाती है, और अरावली रेंज जो है उसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following signed a MOU with the Indian Army to promote hydrogen and fuel cell technology? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं आईओसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल या फिर बीपीसीएल। आपको बताना है कि किस संस्था ने यह समझौता किया है भारतीय सेना के साथ।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये समझौता किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडियन ऑयल हैंडेड ओवर अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टू द इंडियन आर्मी टू प्रमोट हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी। सो इंडियन Oil also signed an MOU with the Indian Army to deploy hydrogen fuel cell technology for heavy duty e-mobility, and the handing over and signing ceremony was held in the presence of General Manoj Pandey, जो कि Chief of Army Staff हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। National Archives of India carries out first overseas digitization of the diaspora records in which of the following countries? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित में से किस देश में प्रवासी रिकॉर्ड का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं ओमान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएई। और इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया है ओमान ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एम्बेसी इन मस्कट हैव फिनिश्ड a first of its kind project to archive historical records and documents of the Indian diaspora in Oman. So the project is titled the Oman Collection Archival Heritage of the Indian Community in Oman. And the project continued from 19th of May to 27th of May this year. The project involved 32 prominent Indian families from Gujarat, and the presence of these families in Oman dates back 250 years. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization is responsible for the initiative known as the Global Species Action Plan Online Knowledge Platform? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक प्रजाति कार्य योजना ऑनलाइन ज्ञान मंच नामक पहल के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है या किस संगठन ने इसको शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको बताना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस संस्था ने जारी किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये किया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने। आप यहाँ देख सकते हैं। The Global Species Action Plan Skills Platform brings GSAP content online, enabling real-time updates of technical tools and resources. And its purpose is to facilitate global collaboration and partnership by connecting decision makers, species conservation practitioners, and experts at all levels. So the platform's objective include providing real-time update on the technical resources and ensuring their accessibility and relevance. It also offers information on species conservation, interventions, actions, and sub-actions for each global biodiversity framework target, along with the details on actors and technical tools. So ये जो प्लान है इसको मैनेज कर रहा है IUCN, and the platform meets the need of governments and stakeholders for species conservation actions. इसके साथ ही IUCN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the National Disaster Response Force, consider the following statements. यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है NDRF was constituted under the Disaster Management Act 2005, and second,
It is primarily responsible for coordinating long-term reconstruction effort after disasters. And third, NDRF is also responsible for distributing relief materials like food and water in the affected region. और यहाँ पर आपसे एनडीआरएफ से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। एनडीआरएफ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आप यहाँ देख सकते हैं। So NDRF was constituted under the Disaster Management Act 2005, and the primary mandate of the NDRF is to provide specialized response to natural and man-made disasters, not long-term reconstruction efforts. So long-term reconstruction is coordinated by other agencies. NDRF is involved in distributing relief materials such as food packets, dry rations, drinking water, and medicines in disaster-affected regions. So, इसके गठन की बात करें तो आफ्टर ए सीरीज ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज जिनमें कि शामिल है ओडिशा का सुपर साइक्लोन जो कि 1999 में आया था, देन गुजरात अर्थक्वेक 2001 एंड द इंडियन ओशन सुनामी जो कि 2004 में आया था। सो अमंग मेनी अदर्स द concerned authorities took necessary steps towards designing a systematic disaster management plan। और उसके तहत ही फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एनडीआरएफ का गठन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व भूख दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं थ्राइविंग मदर्स, सस्टेनेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड या फिर एक्सेस एंड्स हंगर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष वर्ल्ड हंगर डे का थीम रहा है थ्राइविंग मदर्स। आप यहाँ देख सकते हैं। So economist Amartya Sen did research and successfully demonstrated that hunger in the modern world is in fact because of the distribution problem and is also caused by the government policies। अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है 1998 में। And this World Hunger Day aims to create awareness about the struggles faced by millions of the people who do not have access to proper nutrition। And in 2011, the Hunger Project announced that every year 28th of May will be observed as the World Hunger Day। और इस वर्ष की थीम है Thriving Mothers, Thriving Worlds। So आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।